हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग के सेकंड चैप्टर लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया है। यदि दोस्तों आपने फर्स्ट चैप्टर को मिस कर दिया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से जाकर आप थर्मल इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट वहां पर प्रोवाइड करा दी है वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल इंजीनियरिंग का सेकंड चैप्टर आदर्श गैस के नियम के बारे में। तो आपको सेकंड चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आइए उनको जान लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि दोस्तों कि आपको जो सेकंड चैप्टर है पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता, केवल कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि चैप्टर 2 में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला आपको टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशंस ऑफ गैस का आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैसेस लॉस, जैसे बायल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, अवोगैड्रो लॉ हो गया आपका यहाँ पर। और नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। रेनॉल्ड लॉ हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कॉन्टेंट्स हो गया आपका, डेरिवेशंस स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर्स आपको पढ़ना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ना है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन गैस इक्वेशंस। दोस्तों, इतने टॉपिक्स आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आइए कुछ आपका सेकंड चैप्टर से आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, फिर आपको हम शॉर्टकट ट्रिक से इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि परफेक्ट लॉ ऑफ गैसेस होता क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। तो यहाँ कह रहा है कि सभी पदार्थों के दाब, तापक्रम तथा विशिष्ट आयतन में एक संबंध होता है। ठोस तथा गैसों के लिए दाब एवं तापक्रम परिवर्तन का विशिष्ट आयतन पर नहीं के बराबर प्रभाव पड़ता। कहने का मतलब है जो ठोस तथा द्रवों के लिए दाब एवं तापक्रम परिवर्तन का जो विशिष्ट आयतन पर प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है, जबकि गैसों के लिए दाब एवं तापक्रम में परिवर्तन का विशिष्ट आयतन पर काफी प्रभाव पड़ता है। अतः दाब और आयतन का गुणनफल सभी वास्तविक गैसों के लिए दिए गए तापक्रम पर उसी मान पर पहुंचता है जैसे दाब शून्य मान की ओर पहुंचता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि शून्य दाब की अवस्था में सभी वास्तविक गैसें, रियल गैसेस एक समान व्यवहार करती हैं। फिर से समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि शून्य दाब की अवस्था में सभी गैसें जो रियल गैसें होती हैं एक समान व्यवहार करती हैं, जिसमें एक आदर्श व्यवहार आइडियल बिहेवियर, जिसे हम एक आदर्श व्यवहार या उसे हम आइडियल बिहेवियर कहते हैं, तथा शून्य दाब की अवस्था में एक आदर्श अवस्था कहते हैं, तथा शून्य दाब की एक अवस्था को ही हम आदर्श अवस्था कहते हैं। अतः पी वी बराबर आर टी। अब यहाँ पर देखिए पी प्रेशर हमारा यहाँ पर क्या है, 0 लग रहा है। तो आइए नेक्स्ट समझते। तो हमारा यहाँ पर पी 0, उसके बाद पी बराबर आर टी बाई वी, पी 0। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आइडियल गैस क्या होती है, तो इसको समझते हैं कि आइडियल गैस होती क्या है। इस प्रकार आदर्श गैस एक परिकल्पित गैस है जो कि एक आदर्श ढंग से सभी दाब पर व्यवहार करती है और आदर्श गैस निम्न नियमों का पालन करती है। तो अवस्था का जो सूत्र होता है आदर्श गैस का, तो वो होता है पीवी बराबर आर टी। जी हाँ फ्रेंड्स, मेन आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला यही होता है, पीवी बराबर आर टी, जहाँ बी हो गया आपका विशिष्ट आयतन, आर हो गया गैस का स्थिरांक। और सेकंड पॉइंट देखिए, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी ऑफ आयन आइडियल गैसेस तापक्रम पर निर्भर करती है। कहने का मतलब जो है कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो तापक्रम पर निर्भर करती है, यू बराबर यू टी। इसी तरह फ्रेंड्स आप थर्ड इसका रूल देखिए, थर्ड टॉपिक यहाँ पर है आपका कि एक आदर्श गैस के लिए अंतः आणविक बल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑन ऑफ अट्रैक्शन का मान 0 होता है। तो यहाँ पर पीवी बराबर आर टी को आदर्श गैस अवस्था कहते हैं। और बहुत कम दाब या घनत्व पर, चाहे आप बहुत कम दाब कहें या घनत्व कहें, सभी अवस्था पर गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका परफेक्ट गैसेस के बारे में कि जो परफेक्ट गैसेस होती हैं वो 3 पॉइंट को फॉलो करती हैं। पहली अवस्था का सूत्र पीवी बराबर आर टी, दूसरा है कह रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम पर निर्भर करती है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एक आदर्श गैस के लिए अंतः आणविक बल
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं उसकी हमने ट्रिक तैयार की है कि आपको शॉर्ट तरीके से अच्छा मैटर कैसे प्रोवाइड कराएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आदर्श गैस का नियम आपका तो वो इंट्रोडक्शन हो गया था। अब यहाँ पर देखिए सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जानते हैं आइडियल गैस क्या होती है उसके बारे में। तो ऐसी गैस जो सभी दाब पर आदर्श ढंग से व्यवहार करती है आदर्श गैस कहलाती है। फ्रेंड्स, आप ये जो डेफिनेशन है इसकी आप नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि जब आप इसकी नोट्स बनाते हैं तो आपको आदर्श क्वेश्चन बैंक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो आपके लिए मैं नोट्स लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी नोट्स है। आप जब इससे पढ़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस बैंक्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए फिर से हम देखते हैं कि आइडियल गैस होती क्या है। तो ऐसी गैस जो सभी दाब पर आदर्श ढंग से व्यवहार करती है आदर्श गैस कहलाती है। फर्स्ट पॉइंट उसी तरह आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर RT होता है। अब जान लीजिए कि PV RT यहाँ पर है क्या। P हमारा प्रेशर हो जाता है यहाँ पर, और V होता है गैस का विशिष्ट आयतन, R होता है गैस का स्थिरांक, और T आपको पता ही होगा कि T से हम टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम पर निर्भर करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम आपको बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो आपके तापक्रम पर निर्भर करती है। तो U बराबर UT हो गया। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि कह रहा है एक आदर्श गैस के लिए अंतः आणुक बल का मान 0 होता है। इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखिए कि बहुत कम दाब या घनत्व पर सभी वाष्प या गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। फिर से समझिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि बहुत कम दाब या घनत्व पर सभी वाष्प या गैसें जो हैं आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं और सभी आदर्श गैसें निम्न नियमों का पालन करती हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका नोट पॉइंट। अब देखते हैं हम यहाँ पर बायल का नियम। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप इसकी नोट्स बनाते जाइए। आप इसकी नोट्स बनाते गए तो आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये मेरा आपके लिए दावा है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनाई गई आपके लिए नोट्स है। तो देखते हैं हम बायल का नियम क्या होता है। तो बायल का नियम समझते हैं, कहता है कि स्थिर ताप पर किसी दी हुई गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए इसको हम फार्मूले के उससे समझते हैं। कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की दी हुई गैस का आयतन, फिर स्थिर ताप पर मतलब क्या है, टेम्परेचर आपका समान हो, पर किसी दी हुई गैस का जो आयतन है उसके दाब यानी P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V। और यहाँ पर देखिए PV इक्वल्स टू हम C लिख सकते हैं। अब जहाँ पर P हमारा प्रेशर दाब, V हमारा आयतन हो गया, और जहाँ C हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका बायल का नियम। अब बायल का नियम याद करने का तरीका क्या है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है बायल को पहनाओ पायल। जी हाँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बायल को पहनाओ पायल। तो पा से हो गया आपका प्रेशर, या से हो गया आपका V। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका बायल का नियम याद करने का शॉर्टकट ट्रिक। इसको आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब देखते हैं चार्ल्स का नियम कैसे याद करें। चार्ल्स का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं चार्ल्स का नियम होता क्या है। तो कह रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार फिर से हम पढ़ते हैं इस नियम को। कह रहा है कि चार्ल्स का जो नियम कहता है कि स्थिर प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का वॉल्यूम उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूले से समझते हैं, स्थिर दाब पर हमारा प्रेशर क्या है, वो तो हो गया कांस्टेंट, पर किसी गैस का आयतन जो V है उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर B हो गया गैस का आयतन, T हो गया गैस का परम ताप। अब इसको हम लिख सकते हैं BT प्रोपोर्शनल टू C। अब C हमारा क्या कांस्टेंट है। अब इसको याद कैसे करें, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम याद करने का शॉर्टकट ट्रिक है फ्रेंड्स, चार्ल्स का तोलो वेट हो गया फ्रेंड्स आपका ये चार्ल्स का नियम। इसी से याद, चार्ल्स का तोलो वेट मतलब वेट से हो गया V, T से हो गया T। अब यहाँ पर कैसे याद करें, जो चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर प्रेशर पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका इसका राइट आंसर, आपका ये आंसर हो गया कि चार्ल्स का नियम हम कैसे याद कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अवोगैड्रो संख्या हम कैसे याद कर सकते हैं। अवोगैड्रो संख्या की डेफिनेशन कैसे याद करें, तो आपको अवोगैड्रो नियम के अनुसार
कह रहा है कि समान आयतन की गैसों के लिए, फिर से समझिए कि समान आयतन की गैसों के लिए मतलब जिनका आयतन समान होता है उनके लिए, तो समान आयतन की गैसों के लिए तापक्रम तथा दाब की समान दशाओं में, फिर से समझिए फ्रेंड्स, यहीं पर इसका सारा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। कह रहा है कि समान आयतन की गैसों के लिए तापक्रम तथा दाब की समान दशाओं में अणुओं की संख्या भी समान होती है। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अवोगैड्रो नियम के अनुसार समान आयतन की गैसों के लिए तापक्रम तथा दाब की समान दशाओं में अणुओं की संख्या समान होती है। तो हमने यहाँ पर P मान लिया है 760 mmHg, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर B देखिए, B का मान होता है 22.4 लीटर, T का मान होता है 273.15 केल्विन, यहाँ पर R का मान होता है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन, और जहां R क्या है, आदर्श गैस का स्थिरांक होता है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की अवस्था स्रोत क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कब पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि अवस्था स्रोत बताइए, तो जानते हैं अवस्था स्रोत क्या होता है। तो बायल और चार्ल्स के नियमों को मिलाने पर अवस्था स्रोत प्राप्त होता है। हो गया फ्रेंड्स आपका डेफिनेशन, अवस्था स्रोत क्या होता है। बायल और चार्ल्स के नियमों को मिलाने पर हमें अवस्था स्रोत प्राप्त होता है। तो PV बराबर इक्वल्स टू RT होगा, जहां V हो गया आपका विशिष्ट आयतन, PV बराबर हो गया क्या, MRT। अब देख लीजिए वहां जहां V क्या है, गैस का आयतन है। अब यहाँ पर PV बराबर nRT, PV बार इक्वल टू NR बार इंटू T। अब N बराबर क्या होता है, स्मॉल m बटे कैपिटल N। स्मॉल m से अब मास को डिनोट करते हैं, कैपिटल M से हम मोलों की संख्या को डिनोट करते हैं। तो इसी के जगह पर यहाँ पर लिख दिया गया है N। PV बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स, nRT। ये हो गया आपका अवस्था स्रोत। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। अब हम यहाँ पर समझते हैं जो हमारे इतने प्रतीक लिखे हैं इनका मतलब क्या है। तो R हमारा गैस स्थिरांक होता है, R बार क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। V क्या है, आपका गैस का आयतन है मीटर क्यूब पर किलोग्राम में। अब देखिए स्मॉल v क्या है, स्मॉल v आपका यहाँ पर डिनोट करता है गैस का विशिष्ट आयतन मीटर क्यूब पर किलोग्राम में। अब यहाँ पर V बार क्या डिनोट करता है, मोलर विशिष्ट आयतन मीटर क्यूब पर ग्राम मोल में। अब यहाँ पर कैपिटल T आपको पता होगा परमताप को डिनोट करता है, वो किसमें है, केल्विन है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताता है, जहाँ कैपिटल M क्या है, आपकी मोलों की संख्या हो गई फ्रेंड्स। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फिर से आ गई आपके लिए, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है फ्रेंड्स। जी हाँ, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई बताइए विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए हम इसको सीखते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापक्रम में इकाई वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इकाई 2 बार आया है, आप कंफ्यूज मत होइए, आपको मैं फिर से डेफिनेशन समझाने का प्रयास करता हूँ अच्छे से। कह रहा है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापक्रम में इकाई वृद्धि के लिए, कह रहा है फिर से, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापक्रम में इकाई वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा आप अच्छे से। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल Q से। तो MS डेल्टा T, फिर से समझिए यहाँ पर क्या है, Q बराबर MS डेल्टा T। ये होता है आपका विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा Q पदार्थ के इकाई द्रव्यमान M के तापक्रम में इकाई वृद्धि, अब डेल्टा T क्या डिनोट करता है कि तापक्रम में कुछ वृद्धि हुई है के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, यही हमारी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब यहाँ देखिए कि कहाँ S विशिष्ट ऊष्मा, इसे C से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए S क्या डिनोट करता है, आपका S कह रहा है कि किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में। M आपका मास हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया किलोग्राम में, Q आपका ऊष्मा हो गया किलो जूल में, और डेल्टा T क्या होगा, तापक्रम में वृद्धि। तो ये तापक्रम में परिवर्तन डेल्टा T से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि किसी गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं फ्रेंड्स, आप याद रख लीजिए, किसी भी गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। पहला कि स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, जिसे हम Cp से व्यक्त करते हैं। नोट पॉइंट में आप इसको नोट करिएगा, कह रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है इसे हम Cp से भी डिनोट करते हैं। और सेकंड टॉपिक की कह रहा है कि पॉइंट कह रहा है कि स्थिर आयतन पर गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है इसे हम
CV से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। ये हो गया आपके किसी भी गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। अब देखिए CP, CV तथा R में संबंध में ऑप्शनल में आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, दे दिया जाएगा, कहेगा कि CP, CV और R में क्या राइट संबंध है, आप उस पर टिक लगाइए। तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R होता है। अब CP अपॉन CV इक्वल्स टू हम यहाँ पर स्मॉल r भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आंखों में सेकंड चैप्टर थर्मल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की लेटेस्ट रोचक वीडियो पाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और PDF भी अवेलेबल कराई जाती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अमित टेक्निकल स्टडी 1.0 के नाम से। आप टेलीग्राम पे जाइए और वहां से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स और PDF लगभग सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल कराता रहता हूं। और चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।